Hi guys, hi guys. या मेरे को मल्टीपल रिक्वेस्ट आई थी लोगों से to make a short video on contracts, law of contracts, so that they could revise the whole contracts in a couple of hours. तो अभी तुम मेरे डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो 17th December है आज और tomorrow we have flat and it's around 5:30 I guess 5:15 in the morning. तो I'll try my level best. बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो को देख के जाओ। आई ट्राई टू रैप इट अप इन अ कपल ऑफ आवर्स और प्रॉब्ली क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट्स के। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, भूल जाओ, सब दिमाग से निकाल दो। ये है तुम्हारी गवर्नमेंट, ये है तुम्हारी गवर्नमेंट और यहाँ बैठा है सिटीजन। और यहाँ मान लो कोई कंपनी बैठी है, मान लो जैसे अमेज़ॉन, यहाँ पे कंपनी बैठी है अमेज़ॉन और यहाँ बैठा है सिटीजन। सिटीजन को यहाँ कंज्यूमर बोल दूँ? ओके सर, बोल दो। अमेज़ॉन तुमको कुछ सर्विस देती है, तुम जो भी ऑर्डर करते हो उसके बदले में कंज्यूमर क्या देता है? मनी। गवर्नमेंट तुमको लॉ एंड ऑर्डर देती है, प्लस वेलफेयर स्कीम्स देती है, मिड डे मील होता है, बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। बदले में सिटीजन गवर्नमेंट को क्या देता है? सर वोट प्लस टैक्सेस। अब ये गिव एंड टेक पे रिलेशन चल रहा है, दोनों का रिलेशन गिव एंड टेक पे चल रहा है। तो जो रिलेशन गवर्नमेंट और सिटीजन शेयर करते हैं उसको मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोल दूँ। सोशल का मतलब क्या होता है? समाज। सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये। यस सर। ऐसे ही अमेजोन और कंज्यूमर के बीच में कुछ गिव एंड टेक चल रहा है। कल को अमेजोन मुझे वो प्रोडक्ट नहीं देता है या फिर कंज्यूमर वो बराबर पैसे नहीं देता है जिस पे वो अग्री किया था, तो अमेजोन कंज्यूमर पे केस कर देगा और कंज्यूमर अमेजोन पे। यस सर, कर देगा। तो ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बोल दूं? इसको कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट बोल दूं? यस सर। ठीक, यहाँ तक समझ के रखो। अब भूल जाओ कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट्स आता है, कुछ देर के लिए भूल जाओ कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। फोकस करो कुछ चीजों पे। देखो, मान लो कि दुनिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैंने किसी को ऑफर दिया कि तुम मेरे लिए काम करो, उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ओके सर मैं ये काम करूंगा। अब अगर वो ये काम नहीं करता है तो क्या मैं उस पर केस कर सकता हूँ? खुद सोचो, भूल जाओ कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता है। तुमने एक्स पर्सन ने वाई पर्सन को बोला कि मेरे लिए काम करो, वाई पर्सन ने वो काम नहीं किया, तो क्या एक्स पर्सन वाई पर्सन को सू कर सकता है? नॉर्मल आंसर है नो सर। कितने सारे प्रोमिसेस हम करते फिरते हैं, नहीं करते। मान लो मैंने तुमको बोला होमवर्क करके आओ, तुम होमवर्क करके नहीं आए, है ना, तो मैं तुम पे केस कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हो सर। ऑफर दिया किसी ने कुछ, किसी ने कुछ ऑफर दिया और तुमने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया, तो ये नॉर्मल सा प्रॉमिस ही तो बना ना। मैंने तुमको बोला कि कल को रेड टी शर्ट पहन के आना, तुमने बोला सर यस मैं रेड टी शर्ट पहन के आऊंगा, तुम वो रेड टी शर्ट पहन के नहीं आए, तो मैं तुमको क्या बोलूंगा कि सर आपने, या मैं तुमको क्या बोलूंगा कि तुमने मेरा प्रॉमिस ब्रीच किया। मैं तुमसे थोड़ी बोल दूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ। यहाँ तक समझ में आता है? मतलब कोई एक अगर ऑफर दे रहा है, उस ऑफर को कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है? प्रॉमिस। अब अगर उसी प्रॉमिस में कुछ कंसिडरेशन ऐड हो जाए, कंसिडरेशन मतलब गिव एंड टेक, कि भाई तुम कल रेड टी शर्ट पहन के आओगे तो मैं तुमको मान लो 500 रुपये दूंगा,
या 1000 रुपये दूंगा, मैं कुछ दे रहा हूँ, तुम कुछ ला रहे हो, गिव एंड टेक बन गया, कंसिडरेशन बन गई। ये हो गया अग्रीमेंट। हम बोलते भी हैं कॉमन लैंग्वेज में कि यार तुमने अग्री किया था कि तुम रेड टी शर्ट पहन के आओगे, और मैंने अग्री किया था मैं तुम्हें 500 रुपये दूंगा, बट तुम रेड टी शर्ट पहन के नहीं आए, मैं तुम पे केस कर दूं? खुद सोचो, मैं तुम पे केस कर लूंगा? नो सर। तो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? मतलब ये क्या था? सिर्फ एक अग्रीमेंट था, ये सिर्फ एक अग्रीमेंट था। बट मान लो यही शर्त लगाते वक्त मैं तुमसे बोल दूं ये यहाँ पे, अगर तुम रेड टी शर्ट पहन के नहीं आए, अगर तुम रेड टी शर्ट पहन के नहीं आए तो मैं तुम पे केस कर दूंगा। लाइकवाइज तुम भी बोल सकते हो कि सर अगर मैं रेड टी शर्ट पहन के आया और आपने मुझे 500 रुपये नहीं दिए तो मैं आप पे केस कर सकता हूँ। ये चीज़ रिटर्न में चली गई, या हमने एक दूसरे को इंटेंशन क्लियर कर दिया कि हम कोर्ट ऑफ लॉ जाएंगे, तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ गई। अब बना कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? ये चीज़ मिस करते हैं बहुत लोग। कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट तब कंप्लीट होता है जब उसमें ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, तब बनेगा सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस। देखना कॉन्ट्रैक्ट के आधे क्वेश्चन इसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। मैंने तुम्हें कुछ ऑफर दिया, तुमने उसको एक्सेप्ट किया, अभी तो नॉर्मल प्रॉमिस है ना, नहीं किया तुमने तो मैं क्या कर लूंगा, बट कंसिडरेशन ऐड कर दी कि सर कुछ 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 गिव एंड टेक पे जाएगा, तो अग्रीमेंट बन गया कि भाई तुमने अग्री किया था। अब अगर यहाँ पे मैं लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का क्लॉज डाल दूं कि मैं ये इंटेंशन किसी तरीके से तुम्हारे दिमाग में डाल दूं कि इन केस तुमने रेड टी शर्ट नहीं पहनी तो मैं तुम पे केस कर दूंगा, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो गई, यहीं से बन गया कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? समझ में आया? एक एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बनने में ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चेक करवाता है कि कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं। चेक कर लो इस इक्वेशन में, अगर सारी चीजें फिट इन हो तो मार्क कर देना यस इट्स एन कॉन्ट्रैक्ट। चीजें फिट इन यहां तक ही हो कि भाई ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस बना, पर कंसिडरेशन नहीं थी तो प्रॉमिस ही रह जाएगा, कंसिडरेशन भी थी तो अग्रीमेंट रह जाएगा, और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हो गई तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। समझ में आया? पढ़ते कैसे कॉन्ट्रैक्ट? आगे आओ। अब मैंने तुम्हें एक इक्वेशन समझा दी, मैंने तुम्हें एक इक्वेशन समझा दी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट, अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? कहीं भी जाके कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ लो इस क्लियरिटी के साथ, किसी को आता ही नहीं तो समझाएगा क्या। आ गया? मतलब ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, अग्रीमेंट बनेगा, अग्रीमेंट में लीगल एनफोर्सिबिलिटी होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब अग्रीमेंट तीन तरीके के होंगे, अग्रीमेंट तीन तरीके के होंगे। एक होगा डोमेस्टिक अग्रीमेंट, एक होगा सोशल अग्रीमेंट, और एक होगा कमर्शियल अग्रीमेंट। मतलब मैं तुमको बोलता हूं कल होमवर्क करके आना, तो मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, ऑफर था, तुमने एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस बना। कंसिडरेशन क्या थी कि तुम होमवर्क करके लाओगे, मैं तुमको चॉकलेट दूंगा, कंसिडरेशन आ गई, अग्रीमेंट बन गया, अग्रीमेंट बन गया। पर क्या यहां मैं कोर्ट जाने का इंटेंशन रख रहा था? नो सर, ऑब्वियसली नो। तो ये अग्रीमेंट पे कब खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं बनेगा, सिर्फ एक अग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, बट ये अग्रीमेंट जो मैंने तुम्हारे साथ किया ये डोमेस्टिक नेचर का ही तो था, डोमेस्टिक नेचर का ही तो था। यार चलते फिरते कोई बोलता थोड़ी रहेगा कि यहाँ पे लीगल नेचर है, मैं केस कर सकता हूं, नहीं बोलेगा ना कोई। तो डोमेस्टिक नेचर का ये अग्रीमेंट है। कुछ अग्रीमेंट होते हैं जो तुम सोसाइटी में करते हो। कैसे? मान लो
एक केस आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि इफ शी कुक्स मी गुड फूड आई विल गिव हर अ ब्यूटीफुल नेकलेस। ऑफर था हस्बैंड के साइड से क्या, मैं तुम्हें नेकलेस दूंगा। वाइफ ने एक्सेप्ट किया, प्रॉमिस बन गया। कंसिडरेशन ये थी कि तुम अच्छा खाना बनाओ और मैं तुम्हें नेकलेस दूंगा, कंसिडरेशन हो गई, अग्रीमेंट तक पहुंच गए सर। पर क्या यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का इरादा था कि अगर वो अच्छा खाना नहीं बनाएगी तो मैं कोर्ट केस कर दूंगा? नो सर, ऑब्वियसली नो। तो ये कैसा अग्रीमेंट है? या तो डोमेस्टिक में डाल लो या सोशल में डाल लो, इतना टेक्निकल होने की जरूरत नहीं है। तुम बेसिकली ये मान के चलो जितने भी घर में या नॉर्मल रिलेशन में अग्रीमेंट्स होते हैं वो कैसे अग्रीमेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक या फिर सोशल। अब एक बात बताओ, मैंने अमेजोन पे कुछ ऑर्डर किया, मैंने अमेजोन पे ऑर्डर किया ब्लू टी शर्ट। मान लो मैंने अमेजोन पे एडिडास का ब्लू टी शर्ट ऑर्डर किया, ऑफर था मेरे साइड से कि मेरे को ब्लू टी शर्ट चाहिए। अमेजोन ने एक्सेप्ट किया कि भाई ब्लू टी शर्ट पड़ी है ले लो, प्रॉमिस बन गई। कंसिडरेशन था कि भाई 2000 रुपये दे दो, कंसिडरेशन हो गया, अग्रीमेंट बन गया। अब हमने क्या एक डायरेक्टली बात की कि हम कोर्ट जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो अग्रीमेंट मेरे और अमेजोन के बीच में था, क्या ये कॉमर्शियल अग्रीमेंट नहीं है? इम्प्लाइड नहीं है कि हमारे बीच में कुछ कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है? हो रही है सर, ऑब्वियसली हो रही है। तो ये कॉमर्शियल अग्रीमेंट हो गया। पॉइंट नंबर 2। अब यहीं से पॉइंट नंबर 3 समझ लो कि डोमेस्टिक अग्रीमेंट और सोशल अग्रीमेंट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुम क्वेश्चन रीड करके समझ जाओगे, तो हमेशा अज्यूम करके चलो, क्वेश्चन करते वक्त अज्यूम करके चलना है कि अगर डोमेस्टिक या सोशल अग्रीमेंट है तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, यही खत्म हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ केस, नेकलेस वाला केस अग्रीमेंट पे ही खत्म हो जाएगा। मतलब डोमेस्टिक अग्रीमेंट है या फिर सोशल अग्रीमेंट है तो अज्यूम करके चलोगे क्वेश्चन करते वक्त कि लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं थी, हेंस इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एन अग्रीमेंट। बट अगर क्वेश्चन में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, कोई कमर्शियल अग्रीमेंट हो रहा है, तो अज्यूम हमेशा करके चलना है क्वेश्चन करते वक्त कि यहाँ लीगल इन्फोर्सिबिलिटी थी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कैसे करना है? पॉइंट नंबर 1 बताया, ऑफर होगा, एक्सेप्टेंस होगा तो प्रॉमिस बनेगा। प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड होगी तो क्या बनेगा? अग्रीमेंट बनेगा। अग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर। अग्रीमेंट 3 तरीके के बताए, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, सोशल अग्रीमेंट और कमर्शियल अग्रीमेंट। क्वेश्चन करते वक्त मान के चलना है कि डोमेस्टिक अग्रीमेंट और सोशल अग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है, हेंस इट्स नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट बट एन अग्रीमेंट। कमर्शियल अग्रीमेंट दिया है अगर क्वेश्चन में तो हमेशा अज्यूम करके क्या चलोगे कि लीगल इन्फोर्सिबिलिटी होगी, इसलिए क्या बन जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब यहां पे 4th पॉइंट ऐड कर लो, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बट एन अग्रीमेंट अनलेस स्पेसिफाइड। अब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड था कि हस्बैंड ने अगर वाइफ को नेकलेस नहीं दिया तो वाइफ कोर्ट केस करेगी, तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सोशल अग्रीमेंट को अज्यूम करके चलोगे कि ये लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं क्रिएट करेगा अनलेस स्पेसिफाइड। अब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड ही बात है, ये बात स्पेसिफाइड थी तो क्वेश्चन के हिसाब से हम अपना आंसर मोड कर लेंगे। सेम चीज कमर्शियल अग्रीमेंट में, अगर कुछ भी नहीं लिखा है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो अज्यूम करके चलोगे कि यहाँ पे लीगल इन्फोर्सिबिलिटी थी इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। पर मान लो क्वेश्चन में लिखा था कि लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं थी तो ये एक अग्रीमेंट रह जाएगा अनलेस स्पेसिफाइड। सिंपल है, सिंपल है। 40 to 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहीं से खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? एक अग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा?
यहाँ पे तीन चीजें रहेंगी। एक तो ये प्रॉपर अग्रीमेंट होना चाहिए। सर प्रॉपर अग्रीमेंट मतलब अभी बताया था, ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, प्रॉमिस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, तभी क्या बनेगा अग्रीमेंट। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी, कंसिडरेशन होना चाहिए, गिव एंड टेक होना चाहिए सर, गिव एंड टेक होना चाहिए। समझ में आ रहा है। मैं ये लेक्चर अपलोड ना करूं तो मुझ पे केस नहीं कर सकते, बट यही पेड कोर्स होगा तो तुम मुझ पे केस कर सकते हो। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि गिव एंड टेक था ही नहीं ना सर, ये तो प्रो बोनो था। आप अपने साइड से लेक्चर डिलीवर कर रहे थे। समझ में आ रहा है? पढ़ने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है कैसे? कंसिडरेशन नहीं था यहाँ पे कुछ, यहीं पे ये पेड कोर्स होता, कंसिडरेशन था तुम्हारे साइड से, मैं लायबल हो जाता। तीसरा पॉइंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल इन्फोर्सिबिलिटी। समझ में आ रहा है? मतलब सोशल अग्रीमेंट होगा या डोमेस्टिक अग्रीमेंट होगा तो अज्यूम करके चलेंगे कि यहाँ पे सर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, पर यही कॉमर्शियल अग्रीमेंट होगा तो अज्यूम करके चलेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझ में आया? सिंपल है। अब एक पॉइंट जहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि सर प्रॉमिसर कौन होता है और प्रॉमिसी कौन होता है। हमेशा याद रखो, ऑफर में ई आर आ रहा है, ऑफर में ई आर आ रहा है तो प्रॉमिसर में भी ई आर आ रहा है, प्रॉमिसर में भी ई आर आ रहा है, ई आर आ रहा है। तो जो ऑफर देता है वही होता है प्रॉमिसर। बचा क्या सर? प्रॉमिसी। तो जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या बन जाएगा? ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा प्रॉमिसी। याद करने का तरीका समझ लो, ऑफर में ई आर, प्रॉमिसर में आर। जो ऑफर दे रहा है वो है प्रॉमिसर, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है? प्रॉमिसी। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आगे बढ़ो। अब ऐसे में डिफाइन कर लो कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या है। मैं ऐसे ही डिफाइन कर लूं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा? एनी लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट। समझ में आया? अग्रीमेंट समझाया ना। लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि कॉमर्शियल अग्रीमेंट जितने होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे। सोशल अग्रीमेंट और डोमेस्टिक अग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जब क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मान के चलोगे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं थी। समझ में आ रहा है? आगे आओ। कॉन्ट्रैक्ट का काम क्या है सर? अगर मैं और अमेजोन किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो पर्पस क्या था कॉन्ट्रैक्ट का? सर पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज इट स्टैब्लिशेस राइट्स, it establishes rights and duties, rights and duties of a person, of a person। समझ में आया? अब एक चीज और याद रखोगे कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट हमेशा प्लूरल में होता है। इसका क्या मतलब है सर? मतलब कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज बिटवीन टू पीपल। मतलब मैं अपने आप से प्रॉमिस करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं अपने आप से प्रॉमिस करूं कि अगर मैं इस महीने 10 केस फाइल करूंगा तो मैं अपने आप को एक गोवा की ट्रिप स्पॉन्सर करूंगा। मैंने 10 केस फाइल किए और मैं गोवा की ट्रिप नहीं करता हूं तो मैं अपने आप पे केस कर लूं? नहीं सर, मतलब ही नहीं है। ऑफर था मेरे साइड से, एक्सेप्ट मैंने किया, प्रॉमिस, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस बना, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया। कंसिडरेशन भी था कि भाई 10 केस करो, फाइल करो 10 केस, तुमको गोवा ले जाएंगे, एक्सेप्टेंस भी था। ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन था, अग्रीमेंट बना, अग्रीमेंट बना। पर इस अग्रीमेंट में क्या लीगल इन्फोर्सिबिलिटी थी? नहीं थी।
कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा क्या होगा? प्लूरल होगा। दो लोग चाहिए मिनिमम, अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकते। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है या अग्रीमेंट? मतलब हमारे आसपास अग्रीमेंट ज्यादा होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट? सिंपल सा क्वेश्चन। विच इज वाइडर, विच हैज अ वाइडर एम्बिट, विच हैज अ वाइडर एम्बिट, कॉन्ट्रैक्ट्स और अग्रीमेंट? देखो अब इसका आंसर सुनो। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी था। जिस भी अग्रीमेंट में लीगल इन्फोर्सिबिलिटी ऐड हुई वही तो कॉन्ट्रैक्ट बना। पर क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने? क्या सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने? नहीं बने। पर क्या सारे कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी अग्रीमेंट थे? यस सर। मतलब इतने सारे अगर अग्रीमेंट साइन हुए तो सिर्फ इतने ही तो कॉन्ट्रैक्ट बने। मतलब all contracts are agreement, all contracts are agreement but not all agreements are contract। या इसको ऐसे बोलो, all contracts are agreement but only some agreements are contract। क्योंकि देखो अग्रीमेंट तो पूरे में है ना, पर कॉन्ट्रैक्ट तो यही वाला अचीव कर पा रहे हैं। समझ में आया? मतलब अग्रीमेंट इज ग्रेटर देन कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? आगे आओ। सर ये बता दो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर ये बता दो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देखो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें किसी का भी अनजस्ट इनरिचमेंट हो, अनजस्ट इनरिचमेंट हो, किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें अनजस्ट इनरिचमेंट हो, समझते जाना भी बता रहा हूं। अननोन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो, अननोन हो दोनों लोग, ठीक, और अनलॉफुल हो। अगर ये तीन कंडीशन किसी केस में सेटिस्फाई हो जाएं, अनलॉफुल, अननोन और अनजस्ट इनरिचमेंट, तो मान जाना ये क्या था? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट था सर। सर एग्जांपल दे दो प्लीज। मेरा वॉलेट खो गया, मैं ऑफलाइन क्लास लेने गया या मैं कोर्ट में गया लिटिगेशन करने, मेरा वॉलेट गिर गया, जिसने वॉलेट रखा उसने पैसे निकाले, मैं उस पर केस कर सकता था? सर ये तो ट्रिकी है। बिल्कुल कर सकता। जिसको फायदा हुआ वो अननोन था, मेरे कॉन्टेक्स्ट में अननोन था। उसने जो वॉलेट से पैसे निकाले वो अनलॉफुल था, और उसका अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं हुआ। इनरिचमेंट मतलब फायदा, जो फायदा उसका था ही नहीं, अनजस्ट इनरिचमेंट हुआ, तो बन गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ गई, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ गई, मतलब केस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सिंपल सा याद रखो, किसी के नुकसान से किसी का फायदा हो रहा हो, किसी के नुकसान से किसी का फायदा हो रहा हो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक, ये वॉलेट एग्जांपल बताया, और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल क्या है? मेरे को लगा मेरा एक स्टूडेंट है अरुण,
अरुण की बर्थडे है, मैंने अरुण के लिए केक भिजवा दिया अनोनिमस, नाम नहीं लिखवाया कि भाई अरुण खुश हो जाएगा। केक अरुण के पास ना जाके किसी दूसरे अरुण के पास पहुंच गया, और कोइंसिडेंटली उसकी भी उस दिन बर्थडे थी। उसको लगा कि भाई मेरे को किसी ने केक भेजा होगा, वो केक खा गया। मेरे को बाद में पता चला कि ओजी अरुण, ओरिजिनल अरुण के पास तो केक पहुंचा ही नहीं। तो क्या नकली अरुण जो जिसके पास केक जाना नहीं था उसका अनजस्ट इनरिचमेंट हुआ? यस सर। क्या उसको कुछ आइडिया था? अनलॉफुली गेन हुआ? यस सर। अननोन पर्सन था? यस सर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आ गए मैं और नकली अरुण। समझ में आ रहा? सूडो अरुण जिसको देना नहीं था, दूसरा अरुण क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में थे, केस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो यार, छोटी छोटी बातों पे केस नहीं होता है। मैं तुम्हें टेक्निकलिटीज बता रहा हूँ कि पढ़ते कैसे, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। आगे आओ। अब एक क्वेश्चन पूछता है सीयूईटी वगैरह, बीएचयू वगैरह के एग्जाम्स में पूछता है कि जो प्रॉमिस वर्ड है ना सर, जिसको तब से चीख के बता रहे हो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, ये कहाँ डिफाइंड है? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 के सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में डिफाइंड है। बस इतना याद रखो, सेक्शन 2 सब क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में प्रॉमिस वर्ड डिफाइंड है। बस इतना याद रखना है। आगे बढ़ो। टेंशन लेने की बात ही नहीं है, वीडियो देखो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन आता है सर, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कल एग्जाम है, मैं 541 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे देख लो, तो ध्यान से देखना, अच्छे मन से देखना, फ्रूटफुल होगा। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि सर एक कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वैलिड कब होगा? सर प्रॉमिस होना चाहिए था, पहले आपने बार बार बताया, मतलब प्रॉमिस है मतलब ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, तो प्रॉमिस बन रहा था। ठीक है सर, ठीक है सर। और सर क्या होना चाहिए था? कंसिडरेशन होनी चाहिए सर, कंसिडरेशन होनी चाहिए सर। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बन गया सर। अग्रीमेंट तक पहुंच गया सर मैं, सर मैं अग्रीमेंट तक पहुंच गया हूँ। अब एक यहाँ पे नई चीज आएगी, कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम मतलब, इसका क्या मतलब है सर? सर कंसेंसस एड इडम का क्या मतलब है? सर कंसेंसस एड इडम का क्या मतलब है, प्लीज बता दो। कंसेंसस एड इडम, कंसेंसस एड इडम का सिंपल सा मतलब होता है कि मैं जो थॉट रख रहा था, अगला भी वही थॉट रख रहा था। केस से समझो, एग्जाम्पल से समझो। मैं ब्लैक हॉर्स लेने गया, ठीक, एक बंदे के पास, मैं एक्स हूं, मैं वाई के पास गया कि ब्लैक हॉर्स दे दो। वाई के पास 3 ब्लैक हॉर्स थे, मैं अज्यूम कर रहा था वो मुझे ब्लैक हॉर्स नंबर 1 देगा, और मैं उसको 5 लाख रुपए दे के आ गया। मैं एक्स था, एक्स वाई के पास गया, बोला मेरे को ब्लैक हॉर्स चाहिए, उसने बोला 5 लाख रुपए दे दो, मैं घर पे डिलीवर करा दूंगा। मैंने 5 लाख रुपए दिए, वो घर जब ब्लैक हॉर्स आया, तो मैंने अज्यूम किया था इसका जो ब्लैक हॉर्स नंबर 2 होगा वो ये मुझे देगा। उसने मुझे ब्लैक हॉर्स नंबर 1 भेज दिया। अब वो ब्लैक हॉर्स वो अज्यूम कर रहा था हॉर्स नंबर 1, मैं ब्लैक हॉर्स अज्यूम कर रहा था हॉर्स नंबर 2। तो यहाँ पे क्या दोनों का दिमाग एक जैसे हुआ? क्या दोनों एक जैसे सोच पा रहे थे? नो सर। तो कंसेंसस एडिडम नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा ये। केस नंबर 1 ब्लैक हॉर्स, याद रखना। ठीक, इसके बाद रेड येलो कार, मैं अज्यूम करके चल रहा था कि थार सिर्फ रेड कलर की आती है, मैंने थार बुक करा दी ये अजम्पशन में कि वो रेड कलर की ही आती है। जब मैं थार खरीदने गया तो देखा उसने येलो थार दे दी। क्या कंसेंसस एडिडम था? नो सर, कंसेंसस एडिडम नहीं था, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप कभी भी रिवोक कर सकते हैं, थार खरीदने से मना कर सकते हैं। समझ में आया? कंसेंसस एडिडम समझ में आया? मतलब यहाँ पे मैं क्या एक बात लिख दूं,
नो कंसेंसस एट इडम, नो कंसेंसस एट इडम, नो अग्रीमेंट, नो अग्रीमेंट मतलब नो कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया? सिंपल है बहुत। ठीक, इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या होता है सर? फोर्थ पॉइंट क्या होता है सर? सर लॉफुल ऑफर होना चाहिए, लॉफुल ऑफर होना चाहिए था। ये जो ऑफर है ना यहाँ पे ऑफर और ये एक्सेप्टेंस, ये लॉफुल ऑफर होना चाहिए एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए एंड लॉफुल एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए। मतलब कल को मैं XYZ पर्सन से बोलता हूँ कि प्लीज मेरे लिए तुम किडनैप कर लो उस बच्चे को, मैं तुमको 5 लाख दूंगा। ऑफर था मेरे साइड से क्या, किडनैप करने का। उसने एक्सेप्ट क्या किया कि करूंगा, अग्रीमेंट बन गया, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में कंसिडरेशन थी कि तुम किडनैप करो, मैं 10 लाख दूंगा, कंसिडरेशन थी। बन गया, क्या बन गया? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट बन गया। ठीक, अब दोनों के बीच में नेचर क्या है? कमर्शियल है, एक धंधा हो रहा है ना, एक बिजनेस हो रहा है, एक काम कर रहे हो। ठीक, बन गया कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक बात बताओ, क्या किडनैपिंग एक क्राइम है? यस सर, क्राइम है। तो जो आपने ऑफर फेंका था वो लॉफुल था? नो सर, लॉफुल ऑफर ही नहीं था तो काहे का कॉन्ट्रैक्ट? किस बात पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। समझ में आया? इसके बाद फिफ्थ पॉइंट में बार बार बता चुका हूं, देयर शुड बी अ इंटेंशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब कॉमर्शियल अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, सोशल अग्रीमेंट्स एंड डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनेंगे अनलेस स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, अनलेस स्पेसिफाइड इन क्वेश्चन। समझ में आया? समझ में आ रहा है? सिंपल है, आगे आओ। लोग बहुत बड़ा बड़ा के पढ़ा देते हैं, इजी होती हैं चीजें। ठीक, अब यहाँ एक पॉइंट लिखो, फॉर वैलिड अग्रीमेंट, फॉर वैलिड अग्रीमेंट, फॉर वैलिड अग्रीमेंट, फॉर वैलिड अग्रीमेंट मिनिमम 2 पीपल, मिनिमम 2 पीपल, ये बताया पॉइंट। कंसिडरेशन फॉर बोथ, कंसिडरेशन फॉर बोथ, ये भी बताया। और तीसरा क्या बताया? कंसेंसस एड इडम, कंसेंसस एड इडम। ठीक, आ गया। फिर से एक बार इस पॉइंट को याद कर लो, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल, सिंपल सर। यहाँ पे याद रखो, प्रॉमिस हमेशा क्या होता है? ऑलवेज प्लूरल, मतलब अपने आप से प्रॉमिस करोगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक, मतलब 2 पीपल रिक्वायर्ड, मिनिमम 2, लिख लो यहाँ मिनिमम 2, मिनिमम 2 पीपल रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद सर कंसेंसस एट इडम इज ऑल्सो नेसेसरी, कंसेंसस एट इडम इज ऑल्सो नेसेसरी। पॉइंट समझा दिया है। कंसिडरेशन शुड बी फॉर बोथ, फॉर बोथ। लॉफुल ऑफर होना चाहिए सर, लॉफुल ऑफर होना चाहिए सर, एग्जाम्पल दे दिया था अभी। ठीक, अब यहाँ एक पॉइंट याद रखो, कंसिडरेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि दोनों का फायदा होना चाहिए। कंसिडरेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? कंसिडरेशन पॉजिटिव नेगेटिव तुमसे मतलब नहीं है, तुम क्वेश्चन में ये नहीं देखोगे कि दोनों का फायदा हो रहा है कि नहीं, दोनों की जेब से कुछ जा रहा है कि नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी का तो लॉस होना ही है, किसी का तो लॉस होना ही है। समझ में आ रहा है? अपना पर्सपेक्टिव है देखने का, पॉजिटिव या नेगेटिव से मतलब नहीं है, कंसिडरेशन होनी चाहिए बस। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो।
इसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब कंसिडरेशन लॉफुल कैसे होनी चाहिए सर? यार अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि एक्स वाई जेड काम कर दो, मैं तुमको ब्लैक मनी दे दूंगा, तो ये जो ब्लैक मनी है तो मनी, बट क्या ये लॉफुल मनी है? नो सर, नहीं ना, नहीं ना। मैं तुमको बोलता हूँ कि मान लो तुम मेरे लिए ये काम कर दो, मैं तुम्हारे एनिमी का मर्डर कर दूंगा, दोनों को कुछ कुछ मिल रहा है, लेकिन क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? नहीं है सर। तो लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, मतलब लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। एक हमेशा पॉइंट याद रखो, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इज एनीथिंग, consideration is anything of value, or there should be mutual consideration, मतलब दोनों का कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। there should be mutual consideration, मतलब दोनों को कुछ मिल रहा है इस सिचुएशन में, प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, कुछ इसका आ रहा है कुछ उसका जा रहा है। कंसिडरेशन इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू, मतलब मान लो मेरा 100 करोड़ का मकान था, 100 करोड़ ज्यादा हो गया, चलो लेट्स बी रियलिस्टिक, मान लो मेरा 3.5 करोड़ का मकान था, और मैं अपने एक स्टूडेंट से खुश हो गया या अपने एक क्लाइंट से खुश हो गया, मैंने उसको ऑफर दिया कि ये काम कर दो, ऑफर था, मैं तुम्हें 3.5 करोड़ का मकान 1 लाख रुपए में लिख दूंगा, ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, मेरे साइड से ऑफर था, उसके साइड से एक्सेप्टेंस था, क्या बना? क्या बना? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बना? प्रॉमिस बना, कंसिडरेशन बनी कि भाई 1 लाख में दे दूंगा, काम कर दो, अग्रीमेंट बन गया। लीगल इन्फोर्सिबिलिटी थी क्योंकि कमर्शियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, अज्यूम करके चलेंगे, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। समझ में आ रहा है? अब इससे फर्क नहीं पड़ता 3 करोड़ का मकान एक लाख में मिल रहा है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। कंसिडरेशन इज एनीथिंग ऑफ वैल्यू, हो सकता है 1 रुपए में ही काम हो जाए। समझ में आ रहा है? लॉ इससे फर्क नहीं डालेगा कि 1 लाख में बेचा कि 100 रुपए में बेचा, जब तक म्यूचुअल कंसिडरेशन थी, लॉ लॉ को फर्क ही नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे ये केस आता है बैल्फर वर्सेस बैल्फर, बैल्फर वर्सेस बैल्फर, ये क्या केस है सर? यार इस केस में बस ऐसे याद रखो, कुछ एक हस्बैंड वाइफ थे, श्रीलंका गए थे घूमने, ठीक, श्रीलंका घूमने गए थे, हस्बैंड को इमीडिएट वर्क की वजह से लंदन जाना पड़ा, और ऐसे याद रखो श्रीलंकन हस्बैंड वाइफ थे, श्रीलंकन हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड को कुछ इमीडिएट काम से लंदन जाना पड़ा, और हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि तुम श्रीलंका में ही रहो, मैं तुम्हें मेंटेनेंस देता रहूंगा, है ना, मैं तुम्हें मेंटेनेंस देता रहूंगा। कुछ टाइम तक हस्बैंड ने मेंटेनेंस दिया, उसके बाद हस्बैंड ने मेंटेनेंस देना बंद कर दिया। तो ये क्या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच है? क्या वाइफ केस कर सकती है हस्बैंड पे? देखो ऑफर था, ठीक, ऑफर था, तुम यहाँ रहो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, अग्रीमेंट था, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन था, ठीक, कंसिडरेशन था। इसके बाद कंसिडरेशन ये था इस केस में कि वाइफ के एक वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो वो बैल्फर, अब बैल्फर वर्सेस बैल्फर का मतलब ये है कि बैल्फर लड़के का नाम भी है, लड़की का नाम भी बैल्फर है, मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता, गुप्ता वर्सेस गुप्ता, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, कंसिडरेशन थी कि वो उसके बच्चे को बेयर कर रही है, वो पैसे भेज रहा है, क्या बन गया? अग्रीमेंट। पर ये तो डोमेस्टिक नेचर का अग्रीमेंट था सर, ये तो हस्बैंड वाइफ के बीच का अग्रीमेंट था, और इन दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ और इन दोनों के बीच में तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई थी कि हम केस कर देंगे पैसा नहीं आएगा तो सर यहाँ तो लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बनी ही नहीं, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं, मतलब ये तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, डोमेस्टिक अग्रीमेंट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो ये सर अग्रीमेंट पे ही खत्म हो जाएगा, सिंपल, सिंपल। ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन था, अग्रीमेंट था, बट ये अग्रीमेंट किस टाइप का था? डोमेस्टिक नेचर में, डोमेस्टिक अग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, वाइफ हस्बैंड को सू कर ही नहीं पाई, ठीक। दो तरीके हैं पढ़ने के, समझ में आ रहा है? एक तरीका है किताब पढ़ लो और इधर उधर से पढ़ लो, और एक तरीका है वीडियो देख लो
और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। अब कंसिडरेशन जो है ना, पहली चीज तो इट शुड बी ऑफ वैल्यू, इट शुड बी एनीथिंग ऑफ वैल्यू, इट शुड बी एनीथिंग ऑफ वैल्यू। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट पता है क्या है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट पता है क्या है, कंसिडरेशन कैन बी बोथ tangible एंड intangible, tangible एंड intangible। ये समझते हो? tangible मतलब वो चीज जिसको छू सकते हो, intangible मतलब जिस चीज को छू नहीं सकते। अब भाई कंसिडरेशन हो सकती है, intangible भी हो सकती है, कि मेरे लिए ये काम कर देना, मैं तुमको अपनी वॉच उठा के दे दूंगा, तुम काम कर रहे हो, मैं तुम्हें वॉच दे रहा हूँ, तो कंसिडरेशन है। वॉच को छू सकते हो, काम को छू सकते हो, नहीं छू सकते हो। मेरे साइड से tangible हो गया, तुम्हारे साइड से intangible। समझ में आ रहा है? इसके बाद अगली हेडिंग बनाओ, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी, कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ कि नहीं, तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि नहीं, एक्स वाई जेड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं। पहला पॉइंट लिखो, ओनली अ मेजर पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली अ मेजर पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट, ओनली अ मेजर पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 17 साल का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मेजर का मतलब होता है 18। ठीक ठीक। इसके बाद अनसाउंड माइंड लिखो, अनसाउंड माइंड लिखो। इफ अ पर्सन, if a person is declared, if a person is declared unsound, unsound by law, unsound by law, then he can't enter into a contract, enter into a contract। समझ में आया? समझ में आया? मतलब पागल इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, 17 साल का बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, एक पागल इंसान कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पागल इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे 100% वो जाके रिवोक कर देगा इस बात पे कि सर आई एम ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड, हाउ कुड आई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जज भी बोलेगा सही बात है, आप तो अनसाउंड माइंड के हो, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे करोगे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक, मतलब तुमको 3 चीजें बता दी, 2 चीजें बता दी, एक अनसाउंड माइंड बता दिया, एक अनसाउंड माइंड बता दिया, एक माइनर बता दिया, और तीसरा लिखो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। मतलब अगर कोई भी इंसान किसी भी इंटॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, वीड भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, कोई भी ड्रग हो सकती है, अगर वो इन सब चीज़ों के इन्फ्लुएंस में था और तब तुमसे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है, और अगर कल को वो लॉ ऑफ कोर्ट में, कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ में कल को ये वो प्रूफ कर दे कि सर आई वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ऑफ दीज इंटॉक्सिकेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए दारू पीते इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करना। कल को उसको लगता है कि मुझे तो ये कॉन्ट्रैक्ट समझ में नहीं आ रहा, डिफेंस किस चीज़ का ले लेगा,
इंटॉक्सिकेंट होने का। ठीक, इसके बाद लिखो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद लिखो एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला लिखो कोअर्जन, दूसरा लिखो फ्रॉड, तीसरा लिखो अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फोर्थ लिखो मिस्टेक, फिफ्थ लिखो मिसरिप्रेजेंटेशन, सिक्स्थ लिखो पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कोअर्जन था, कोअर्जन मतलब जोर जबरदस्ती, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड था, मतलब मान लो जोर जबरदस्ती, मतलब मैं तुमको गन पॉइंट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ, ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस बना, कंसिडरेशन बना, अग्रीमेंट बना, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पर वो तुमने प्रूव कर दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने कोअर्जन में किया था, उस गन पॉइंट पे तुम खड़े थे इसलिए तुम्हें डर था, इसलिए तुम ने वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, तो वो कोअर्जन आ गया, जबरदस्ती हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फ्रॉड, मैंने तुमको ब्लैक हॉर्स की जगह दिखाया, एक्सक्यूज मी, ब्लैक हॉर्स दिखाया कोई और, बेच दिया कोई और ब्लैक हॉर्स, फ्रॉड था ये? हाँ सर फ्रॉड था, तुम रिवोक कर दो कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड था सर, आपने बोला ये वाला ब्लैक हॉर्स दोगे, दूसरा वाला ब्लैक हॉर्स दे दिया, ब्लैक हॉर्स के नाम पे कुछ भी दे दिया, फ्रॉड है। अनड्यू इन्फ्लुएंसर, सर आप मेरे लॉयर थे, आपका इन्फ्लुएंस मुझ पर बहुत ज़्यादा था, आपने मुझसे कोई भी काम करा लिया, आपने मेरी ज़मीन 1 करोड़ की ज़मीन 2 लाख रुपए में लिखवा ली इस बात पे कि मैं आपका केस लड़ रहा हूँ, आपका केस बिगाड़ दूंगा, आप साइन कर दो, एज अ क्लाइंट साइन कर दो, बाद में कोर्ट में प्रूव करो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था सर, ही वॉज माई लॉयर और इन्होंने ऐसा ऐसा किया, नहीं बनेगा ये कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक, मुझे लगा कि इसमें कुछ और होगा, मुझे लगा मैंने कोई शू ऑर्डर किया, मुझे लगा ये स्पोर्ट्स शूज होगा, स्पोर्ट्स शूज ना निकल के वो कैजुअल शू निकला, मैं मिस्टेक का डिफेंस लेके उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक कर दूंगा, अमेजोन को सामान वापस कर दूंगा, और वो अमेजोन देखो सामान वापस भी ले लेता है। मिस रिप्रेजेंटेशन, वही दिखाया कुछ फ्रॉड जैसा ही है, दिखाया कुछ दे कुछ और दिया, मोस्टली कोचिंग्स करते हैं। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो कर लिए, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल था? यहाँ पे आता है वाला क्वेश्चन, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, इफ यू मैरी मी, शादी कर ली, बोला चांद तारे लेके आओ, क्या चांद तारे लाना पॉसिबल था? नो सर, इट वाज नॉट पॉसिबल, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है, जब पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है तो किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? सिंपल, खत्म, आगे बढ़ो। इसके बाद लिखो लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? इफ देयर इज unlawful, if there is unlawful object, the contract, the contract is the contract is illegal।
मतलब सेम वही एग्जांपल, मैंने तुमको बोला किडनैपिंग कर लो, पैसे दे दूंगा, ऑफर एक्सेप्टेंस प्रॉमिस कंसिडरेशन एग्रीमेंट कमर्शियल अग्रीमेंट सब कुछ था, कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था हमारे कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या था? किडनैपिंग। किडनैपिंग इंडिया में अलाउड है नहीं सर? तो इफ देयर इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल, कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो था लेकिन इलीगल था, आई ऑफ लॉ में कोर्ट ऑफ लॉ जाओगे कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। और एग्जांपल, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी यार, और एग्जांपल देखो, और अच्छा एग्जांपल देखो, मैंने अपने फ्रेंड का घर रेंट पे ले लिया, उसको मैंने बोला मैं तुमको 1 लाख रुपए रेंट देता रहा पर मंथ, देता रहा, बाद में उसको पता चला मैं तो तुम्हारे इसके घर में एक बार चला रहा हूँ, 3 महीने से मैंने इनको रेंट नहीं दिया, 3 महीने बाद ही मुझसे आके बोलते हैं कि सर रेंट दो, मैंने इनको बोला मैं रेंट नहीं दूंगा, ये कोर्ट चले गए, कोर्ट में पता चला कि हाँ भाई 3 महीने से रेंट नहीं दे रहे थे, तो पूछा जाएगा रेंट के लिए आपने क्यों लिया था, तो पता चलेगा रेंट पे लिया था और ये रेंट पे क्या चला रहे थे? बार, पर उसका लाइसेंस नहीं था, या मान लो वहाँ पे कोई प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहे थे, तो क्या जो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट था वो क्या था? ऑफर लॉफुल था? नहीं सर, लॉफुल ऑफर, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं था हमारे कॉन्ट्रैक्ट, इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फाड़ के फेंक देगा जज, कॉन्ट्रैक्ट ही वायलेट नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सर उसको तो पता ही नहीं था कि वो आप वहाँ पे आप बार चला दोगे, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला दोगे, तो यार एक चीज सबने पढ़ी है, लॉ में इग्नोरेंस ऑफ लॉ का कोई डिफेंस ही नहीं होता, कि आपको लॉ नहीं मालूम था, कि आप रोड पे चल रहे थे, आपने हेलमेट नहीं लगाया था, आप पुलिस वाले को बोल दो, ट्रैफिक पुलिस को बोलो कि सर मेरे को मालूम ही नहीं था कि हेलमेट लगा के चलना है, तो वो आपका फाइन छोड़ता है क्या? नहीं छोड़ता है, बिकॉज इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट अ डिफेंस इन इंडिया। तो अब आपको पता ही नहीं था कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट नहीं चलना चाहिए, अब आप ये डिफेंस नहीं ले सकते कि आपको मालूम ही नहीं था कि सर प्रोस्टिट्यूशन इज इलीगल, समझ में आ रहा है? तो दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इलीगल हो गया, समझ में आ रहा है? इसलिए फिर क्या है, ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इनवैलिड। इसके बाद एक पॉइंट लिखो, ओरल रिटन ओरल रिटन एंड रजिस्टर्ड, ओरल रिटन एंड रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब इसमें से ये बताना चाह रहा हूं कि इवन ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगली बाइंडिंग, मतलब अगर आप कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ कर दो कि सर ये जो अग्रीमेंट था ना, हमने भले ओरली किया, इसने बोला मैंने किया, पर ये प्रूफ कर दोगे तो ओरल अग्रीमेंट्स भी लीगली बाइंडिंग होते हैं। मैंने तुमको बोला कि तुम इतने मार्क्स लेके आओ, मैं तुमको, या मान लो मैं तुमको बोलता हूँ कि अंडर 50 रैंक लेके आओ, मैं तुमको एक स्पोर्ट्स बाइक दूंगा, ऑफर था सर, एक्सेप्टेंस था, प्रॉमिस था, कंसिडरेशन था, अग्रीमेंट भी था, बट क्या लीगल इन्फोर्सिबिलिटी थी? नहीं थी सर, क्योंकि टीचर स्टूडेंट रिलेशन कैसा है सर? सर एक सोशल रिलेशन है, डोमेस्टिक रिलेशन है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा सर। बट ये मैं पेपर पे लिखवा दूँ, कह दूँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, लाओगे तो दूंगा, तो देनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? बस हाँ, यहाँ एक चीज याद रखना, इन प्रैक्टिकल लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ इन प्रैक्टिकल लाइफ the oral contracts are tough to prove, the oral contracts are tough to prove, समझ में आया?
पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इम्पॉसिबल है, प्रूफ कर लेते हैं करने वाले। एक चीज याद रखो, immovable objects when dealt in immovable objects when dealt in contract act have to be in written form। मतलब जब कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जहां पे इमूवेबल ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, जैसे जमीन, मकान, बंगला, वो चीज जिसको हिला ही नहीं सकते, हैव टू बी इन रिटन फॉर्म। ये कहाँ लिखा हुआ है? पढ़ने की जरूरत नहीं, टोपा में। टोपा कैसा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1872। लॉ स्कूल जाओगे पढ़ लो, ठीक। इसके बाद एक चीज और याद रखो, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स हैव टू बी इन रिटन फॉर्म। अब आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स क्या होती है सर? कॉलेज में पढ़ना, बट समझ लो बेसिक बड़ी बड़ी कंपनीज के पास इतना टाइम नहीं कि वो जाएंगे कोर्ट में और इतना समय वेस्ट करेंगे केस पे केस, तारीख पे तारीख। वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि आर्बिट्रेशन कराएंगे। मतलब तुम एक्स और वाई ने डिसाइड कर लिया कि अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो संकल्प ही सॉल्व करेगा। अब संकल्प ही सॉल्व करेगा तो संकल्प जो बोल देगा वही फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। इसलिए आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स हैव टू बी इन रिटन फॉर्म, ठीक। अब इसके बाद लिखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें लिखो एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड और मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। एक्सप्रेस्ड, इम्प्लाइड और मिक्स्ड। एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें मैंने बोल दिया कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुमने बोला हाँ मैं ये करूंगा, मैंने तुमको बोला रेड कार ले आओ, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। एक्सप्रेस था। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम्पल क्या है? मैंने तुमको बोला कि मुझे तुम्हारा स्कूटर अच्छा लग रहा है, आई विल पे यू 2 lakhs फॉर इट। तुम अगले दिन आए, मेरे घर पे स्कूटर खड़ा कर दिया। इम्प्लाइड था कि मैं तुम्हारा स्कूटर खरीदना चाह रहा था। जब मैंने तुमको बोला आई पे यू 2 lakhs फॉर इट, तो ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। वो खड़ा कर देगा 10 दिन 5 दिन, तुमने उसको अपनी कस्टडी में रखा, तुमको वो स्कूटर लेना पड़ेगा क्योंकि वो प्रूफ कर देगा ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था कि आपने स्कूटर मांगी थी और मैंने स्कूटर आपको डिलीवर कर दी। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और अच्छा एग्जाम्पल, मैं लखनऊ से कानपुर जाना चाहता था, मेरे को टिकट नहीं मिली, मैं किसी भी बस पे जाके बैठ गया, मैंने देखा है कानपुर जा रही है, बस में बैठा रहा, कानपुर उतर गया। कानपुर में पता चला टिकट वाले ने टिकट कलेक्टर ने बोला कि सर पैसे दो। मैंने बोला किस बात के पैसे? तो वो बोलेगा सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था कि ये बस कानपुर जाने वाली थी, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था कि ये बस कानपुर जाने वाली थी, आप इस गाड़ी में बैठे हो, ना आप अनसाउंड माइंड के थे, ना आप माइनर थे, ना आप इंटॉक्सिकेंट थे। पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता था कानपुर जा रहा हो, ठीक। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देख लो, इसको लिख लो यहाँ पे, बस की जगह ऑटो कर लो, सेम केस लगा लो, ऑटो में भी बैठ के चले गए हजरतगंज से गोमती नगर, अज्यूम कर लिया उसने कि तुम तो गोमती नगर जा रहे थे, पैसे दो। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या है? एक और एग्जांपल, पोर्टर केस। जिसको पोर्टर नहीं पता क्या होता है सर, कुली। आपने रेलवे स्टेशन पे अपना सामान रखा, कुली ने आपका सामान उठा लिया, सामान लेके आगे बढ़ने लगा, आप स्टेशन के बाहर कुली के साथ आ गए। अब ये अजम्पशन है पोर्टर की, ये अजम्पशन था कि जब वो तुम्हारा सामान बाहर लेके जाएगा कुली, तो तुम उसको पैसे दोगे, तुम उसको मना नहीं कर सकते तो आप मैं आपको पैसे नहीं दे रहा।
क्योंकि क्या ऑफर था आपकी साइड से कि आपकी सूटकेस पड़ी थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया, आपको मना कर देना चाहिए था, आपने मना ही नहीं किया, ऑफर बन गया, एक्सेप्टेंस बन गया, प्रॉमिस बन गया, कंसिडरेशन आ गया कि वो अज्यूम करके चल रहा है आप उसको पैसे दोगे और आपका वो सामान ले जा रहा है, अग्रीमेंट था, कमर्शियल इन नेचर है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इम्प्लाइड क्यों है सर? जब वो आपका सामान लेके जा रहा था आप तभी रोक लेते, इम्प्लाइड था कि कुली सामान लेके जाएगा तो पैसे लेगा, इसलिए आपने देखा होगा कुली सामान उठाने लगते हैं। ठीक, समझ में आया? ये बन गया एक्सप्रेस, ये बन गया इम्प्लाइड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, वही स्कूटर वाला केस जो भी बताया, क्या वांट टू बाय योर स्कूटर आई पे यू 2 लाख, तुम जाके, ये एक्सप्रेस था, तुमने आके स्कूटर ही खड़ी कर दी नेक्स्ट डे, ये इम्प्लाइड था कि तुमने स्कूटर खड़ी कर दी। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का कॉम्बिनेशन क्या बन गया? मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। लिख लो, इन मिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देयर इज प्रेजेंस ऑफ बोथ एक्सप्रेस्ड एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्विक रिवीजन कर रहे हैं तो ऐसे ही होगा, कोई भी वीडियो देख लो, कहीं भी देख लो, कहीं भी पढ़ लो, इस फास्ट ट्रैक स्पीड से इतना नहीं पढ़ाते। आगे आओ। अब लिखो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी। On the basis of enforceability, contracts, on the basis of enforceability, contracts can be divided into 5. पहला देखो, वैलिड एग्रीमेंट्स, इसमें लिख लो अग्रीमेंट्स विच आर लीगली बाइंडिंग, नॉर्मल अग्रीमेंट्स जो होते हैं लीगली बाइंडिंग एंड हैव ऑल एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड एग्रीमेंट बन गया। इसके बाद वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट देखो कैसे होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो पार्टी चाहे तो रिवोक कर दे और चाहे तो मान जाए। 2-3 एग्जांपल समझो। मैंने अमेजोन से ब्लू टी शर्ट मंगाया एडिडास का, उसने ग्रीन दे दिया, मैंने ग्रीन रख लिया, इम्प्लाइड था कि मैंने उसको रख लिया, मैं उसको पहनूंगा, मैं 4 दिन बाद बोलता हूँ पहनने के बाद कि मैंने तो ब्लू मंगाया था, आपने ग्रीन भेज दिया, तो अमेजोन बोलेगा ये आपका इम्प्लाइड कंसेंट था कि आपने उसको पहनने का मतलब है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। पर मान लो वो ब्लैक ब्लू की जगह ग्रीन टी शर्ट आई थी, मैं ग्रीन टी शर्ट आते ही क्या बोल देता, मैंने ब्लू मंगाई थी आपने ग्रीन क्यों लाके दी, मैं ये नहीं रख रहा। वॉइडेबल, कोई भी चीज की जब पॉसिबिलिटी हो कि वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है तो एबल लगाते हैं। अचीवेबल, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। प्रोबेबल, प्रोबेबली, शायद कर लूं, समझ में आ रहा है। वॉइडेबल मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड भी हो सकता है, जो वॉइड भी हो सकता है अगर पार्टी चाहे कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता रिवोक करो, या वैलिड भी हो सकता है अगर पार्टी कुछ ना बोले। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड भी हो सकते हैं वॉइड भी हो सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो वैलिड भी हो सकते हैं वॉइड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पार्टी को वैलिड रखना है कि वॉइड। बेस्ट एग्जांपल बताया अभी टी शर्ट एग्जांपल, वो होते हैं वॉइडेबल। वॉइडेबल एट द अग्रीव्ड पार्टी, भाई जिसके साथ नुकसान हो रहा है उसकी है। मान लो मेरे को थार गाड़ी चाहिए थी, मैंने ब्लैक कलर की थार ऑर्डर की, उसने मुझे रेड ला के दे दी। अब या तो मैं शोरूम में मना कर दूं मेरे को रेड नहीं चाहिए, मैंने आपसे ब्लैक मांगी थी, वॉइड, वॉइड हो जाएगा अग्रीमेंट कि भाई मैंने ब्लैक मांगी आप रेड ले आए यार, मैं नहीं रख रहा, वॉइड हो गया। पर मैंने वो गाड़ी रख ली, वो गाड़ी मैंने रख ली, अभी वैलिड हो गया। मतलब जब जिस मोमेंट में ब्लैक गाड़ी एक्सपेक्ट कर रहा था और रेड गाड़ी आई थी, उसी मोमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया था वॉइडेबल। मैं चाहता तो इसको वैलिड बना देता, मैं चाहता तो इसको वॉइड बना देता। मैंने गाड़ी रख ली तो ये क्या बन गया, वैलिड। मैं गाड़ी ना रखता तो क्या बनता, वॉइड। इसीलिए कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल। सिंपल होता है। आगे आओ।
एक सेकेंड यार, फोन ऑफ हो जाएगा, इसको चार्ज पे लगा। कल क्यों अब नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैलिड समझा दिया, वॉइडेबल समझा दिया। अब इसके बाद आ जाओ वॉइड पे, इसके बाद आ जाओ वॉइड पे, इसके बाद किस पे आ जाओगे, वॉइड पे। अब वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड अग्रीमेंट क्या होता है, सिंपल है। वॉइड अग्रीमेंट ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट्स ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं, agreements agreements which are agreements which are void ab initio, agreements which are void ab initio, void ab initio मतलब invalid, invalid from the very beginning। सर एक बार एक्सप्लेन करो प्लीज। थार गाड़ी लेने गया, थार गाड़ी ब्लैक मांगी थी, रेड ले आया, मैंने बोला मेरे को तो ब्लैक चाहिए, रेड क्यों दे रहा है, तो ये कैसा अग्रीमेंट हो गया, मैंने नहीं खरीदी, कैसा अग्रीमेंट बन गया, वॉइड बन गया सर। यही खरीद लेता क्या बन जाता, वैलिड बन जाता। खरीद लेता तो वैलिड, ना खरीदूं तो वॉइड, क्योंकि मांगी ब्लैक तो ले आया रेड, वॉइड हो गई। इसीलिए क्या है, वॉइडेबल भी है, वॉइडेबल एट द पार्टी ऑफ, एट द अग्रीव्ड पार्टी। मैं चाहूं तो वैलिड बनाऊं, मैं चाहूं तो वॉइड बनाऊं, मैं चाहूं तो उसको वॉइडेबल रखूं। जब तक मैं डिसीजन नहीं बना रहा हूं तब तक वो वॉइडेबल अब कॉन्ट्रैक्ट है। जब मैं डिसीजन बना लूंगा लेने का, वो वैलिड हो जाएगा। और जब तक जब मैं बोलता हूँ मैं ब्लैक मांग रहा था तू रेड लाया, मैं नहीं लेता, तो कैसा बन जाएगा, वॉइड। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी फॉर्म में मोल्ड कर दो, ब्लैक थार मांगी थी, ब्लैक थार ले आया, वैलिड अग्रीमेंट। ब्लैक थार मांगी थी, रेड थार ले आया, रख ली अगर रेड थार, वैलिड। नहीं रखी तो वॉइड। और जब मैं डिसीजन बना रहा हूं कि लूंगा कि नहीं, तो वॉइडेबल। सिंपल है, सिंपल है ना। लिखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में, लिखो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स में, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर अनइनफोर्सेबल, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर अनइनफोर्सेबल, these are formal agreements, these are formal agreements, but aggrieved has the right to revoke, but aggrieved has the right to revoke if the consent is obtained through, if the consent is obtained through coercion, fraud, undue influence, misrepresentation, mistake, hiding material facts, the contract can be made voidable at the option of aggrieved। तब से यही तो चीख रहा हूं। आगे आओ, इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो void agreements are of 7 types, void agreements are of 7 types, void agreements are of 7 types। लिखो void agreements are of, void agreements are of 7 types। पहला लिखो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। सिंपल सी बात है, अगर मैं एक ऐसा अग्रीमेंट करूं कि तुम एक्स हो और तुम वाई से कभी मैरिज नहीं करोगे, मैं तुमको 50 लाख देता हूं, तुम वाई से मैरिज नहीं करोगे, तो ये अग्रीमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर वॉइड। क्यों सर, सर राइट टू मैरिज आपका आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, राइट टू लाइफ के अंदर आता है आपका राइट टू मैरिज। मैं आपका राइट टू लाइफ नहीं ले लूंगा,
अगर मैं कहता हूँ मैं तुम्हें 50 लाख रुपए देता हूँ, तुम एक्स पर्सन हो, तुम वाई पर्सन से शादी नहीं करोगे, तो तुम वाई पर्सन से शादी कर लो, 50 लाख रुपए भी ले लो, पहले 50 लाख ले लो, फिर वाई पर्सन से शादी कर लो। जब मैं आके तुमको बोलूंगा वाई पर्सन से शादी क्योंकि तुमने मेरे 50 लाख लिए, तो तुम कोर्ट में जाके बोल देना सर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्ट ऑफ मैरिज आर वॉइड। मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो मुझे किसी की शादी करने से रोकता है वो वॉइड होता है, तो वो 50 लाख रुपए अंदर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? वो 50 लाख रुपए अंदर रख लेने हैं और उसके बाद शादी भी कर लेनी है और कोर्ट में प्रूफ कर देना है सर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रिक्ट ऑफ मैरिज आर वॉइड। मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो शादी रोकने के लिए किया गया हो, वो कैसा होता है? वॉइड। गोलमाल में भी ऐसा ही सीन होता है, तो उसको वहां पे पैसे ले लेने चाहिए थे, उसके बाद शादी भी कर लेता। लिखो एग्जाम्पल ए सेज टू बी, एग्जाम्पल ए सेज टू बी, आई विल गिव यू मनी इफ यू डोंट मैरी विथ सी। आई विल गिव यू मनी इफ यू डोंट मैरी विथ सी। ये अग्रीमेंट कैसा है? वॉइड है सर, दिस अग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर वॉइड। ठीक, बट यहाँ पे एक चीज लिख लो, यहाँ पे एक चीज लिख लो, बट अग्रीमेंट, बट अग्रीमेंट, बट अग्रीमेंट, बट अग्रीमेंट फॉर डूइंग मैरिज आर वैलिड, डूइंग मैरिज आर वैलिड, बट अग्रीमेंट फॉर डूइंग मैरिज आर वैलिड। समझ में आया? मतलब अगर दो लोगों ने अग्रीमेंट कर रखा है हम शादी करेंगे तो उन्हें शादी करनी पड़ेगी, वहां पे डिफेंस नहीं ले पाओगे कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर वॉइड। इस पॉइंट को याद रखना, अग्रीमेंट फॉर डूइंग मैरिज आर वैलिड। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है? चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज भी तो अग्रीमेंट होता है कि बच्चे बच्चों की शादी करा देंगे, पर चाइल्ड मैरिज इलीगल है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होगा? चाइल्ड मैरिज। ठीक, इसके बाद लिखो, इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। फाउंडेशन पढ़ना है तो फुल फ्लेजेड कोर्स लो, अभी रिवीजन करना है, कल एग्जाम है इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा है, बट काफी बेनिफिशियल है। आगे देखो, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब मैं आपसे कोई भी ऐसा अग्रीमेंट एंटर करता हूं जिसमें मैं आपको किसी बिजनेस करने से रोक रहा हूं। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। क्यों सर? राइट टू ट्रेड आपका आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट है, मैं आपका फंडामेंटल राइट कैसे ले लूं? मतलब कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसमें मैं तुम्हें कोई बिजनेस करने से रोकता हूँ वो कैसा हो जाएगा? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा? वॉइड। वॉइड हो जाएगा। मतलब मैं अगर तुमको बोलता हूँ कि तुम भाई वॉचेस का बिजनेस नहीं करोगे, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा, तुम वॉचेस का बिजनेस नहीं करोगे, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा, तो मैं तुम 20 लाख रुपए रख लो, उसके बाद वॉचेस का बिजनेस स्टार्ट कर दो और डिफेंस ले लो सर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। लेकिन यहाँ पे 3 एक्सेप्शन हैं, 3 एक्सेप्शंस जहां पे ये डिफेंस नहीं ले पाओगे। पहला है सेल सेल ऑफ गुडविल। मतलब मान लो एक्स की चाय बहुत बिकती थी, वाई नया नया बिजनेस में आया, एक्स ने वाई को 20 लाख रुपए में अपनी गुडविल बेच दी, एक्स ने वाई को अपनी गुडविल बेच दी और एक्स ने वापस चाय बनाना शुरू कर दिया। तो वाई बोल देगा कि भाई तूने मुझे अपनी गुडविल बेची है, अब तू इस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता, फिर मैंने तेरी गुडविल खरीदी ही क्यों? फिर मैंने तेरी गुडविल खरीदी क्यों? तो अगर गुडविल बेची जाएगी, उसके बाद आप अपनी गुडविल बेच के चले गए, अन अकेडमी मान लो कल को या कोई भी हो, कोई बड़ा एडटेक अपनी गुडविल बेच देता है, उसके बाद आप उस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि उसने आपकी गुडविल खरीदी इस प्रिजम्पशन पे थी कि मैं आपकी गुडविल से ही तो बिजनेस बनाऊंगा। समझ में आ रहा है? कल को मान लो मैं हूं, मैं अपनी गुडविल किसी भी लीडिंग एडटेक को बेच दूं और कल को फिर से काम करना शुरू कर दूं, तो अलाउड है? नहीं होगा सर, क्योंकि आपकी गुडविल खरीदी इसलिए थी
कि आप इस बिजनेस से बाहर हो जाओ। अब उसके बाद आप इस बिजनेस को भी करोगे तो फिर उस गुडविल को खरीदने का पॉइंट ही क्या हुआ। दूसरा, इसमें दूसरा एक्सेप्शन क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब सर A+B+C ने एक बिजनेस खोला और इन्होंने बोला कि अब हम साथ में काम करेंगे। कल को सी जाके अपना सेपरेट काम कर ले तो सी ये डिफेंस नहीं ले सकता कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड, कि सर मैं सी हूं, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, ए और बी मुझे बिजनेस नहीं करने दे रहे। कोर्ट क्या बोलेगा, बेटा पार्टनरशिप एक्सेप्शन में था, तुम पार्टनरशिप में थे, तुमने अपना बिजनेस अलग कैसे कर लिया। समझ में आ रहा है। क्लॉज लिखवा लेते हैं, उतनी टेक्निकलिटीज में मत जाओ, अभी क्वेश्चन करने के हिसाब से समझो, कल एग्जाम में। इसके बाद है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ सर्विसेज। मतलब आप किसी लॉ फर्म में काम कर रहे हो तो आपको बोल सकते हैं कि आप कहीं और काम नहीं करोगे। आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वो आपको बोल सकते हैं आप कहीं और काम नहीं करोगे। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ सर्विस, तो आप वहां ये डिफेंस नहीं ले सकते कि सर मैं लॉ फर्म में काम कर रहा हूँ, मेरी और काम करने की हिम्मत है, लेकिन ये मेरे को काम करने से रोक रहे हैं, क्योंकि अग्री क्योंकि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड, ये मेरे को दूसरा काम करने से रोक रहे हैं। तो वहां पे कोर्ट क्या बोलेगी, बेटा 3 एक्सेप्शन है, उसमें तीसरा एक्सेप्शन है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ सर्विस। मतलब अगर आप किसी सर्विस में हो और आपका एम्प्लॉयर कहता है आप दूसरी जगह काम नहीं करोगे तो फिर आप दूसरी जगह काम नहीं कर सकते। इसके बाद अगला पॉइंट लिखो, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसमें मैं तुमसे बोलता हूँ कल तुम मुझ पे केस नहीं कर सकते, वो वॉइड हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ अपनी कार से जा रहा था, पीछे से एक लॉरी आई, ट्रक आया, उस ट्रक ने मुझे एक्सीडेंट कर दिया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। बाद में पता चला ये जो ट्रक था ये तो एक बहुत बड़े माफिया का था। माफिया ने आके मुझे बोला कि संकल्प मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूँ, प्लीज केस मत करिएगा, FIR मत करिएगा। मैं क्या करूंगा, मैं उसके 10 लाख रुपए रख लूंगा, मैं उसके 10 लाख रुपए रख लूंगा और 10 लाख रुपए रखने के बाद मैं क्या करूंगा, उस पर वापस FIR कर दूंगा। क्यों, क्योंकि कोई भी ऐसा अग्रीमेंट, यहाँ मैंने उससे 10 लाख रुपए लिए और ये बोला मैं केस नहीं करूंगा, तो माफिया को लोगों का ऑफर था, एक्सेप्टेंस दिया, प्रॉमिस हो गया, कंसिडरेशन बनी, एग्रीमेंट बन गई, लीगल इन्फोर्सिबिलिटी थी तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लेकिन सर मैंने आपसे 10 लाख रुपए, मैंने बोला मैं केस नहीं करूंगा, लेकिन केस ना करने का एक्सेप्शन लॉ ने दिया है कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जब मैं इस बात पे मान जाऊं कि मैं कल को केस नहीं करूंगा, वो क्या होगा, वॉइड। वो क्या होगा, वॉइड होगा सर। तो ये केस कैसा हो जाएगा, वॉइड। मतलब मैं पैसे ले भी लूंगा, उसके बाद केस भी वापस कर दूंगा। अब इसके दो एक्सेप्शंस हैं, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स के दो एक्सेप्शन हैं। पहला है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, अभी बताया था। अगर आर्बिट्रेट, दो लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे बीच में डिस्प्यूट आएगा तो संकल्प डिसाइड करेगा, संकल्प ने डिसाइड कर दिया। अब तुम कल जाके फिर से केस कर दो और जब तुम्हें केस करने से दूसरा पार्टनर रोके तो तुम डिफेंस लो कि सर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड। मतलब ये मेरे को केस करने से रोक रहा है, केस करने से कैसे रोक सकता है, फिर आर्बिट्रेशन करने का मतलब ही क्या हुआ। मतलब अगर कोई चीज आर्बिट्रेशन से सॉल्व हो चुकी है फिर आप वापस केस नहीं कर सकते, ये बोल के कि अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड। और दूसरा है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट है 1963 का। लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि किसी भी चीज के हो जाने के 3 साल के अंदर केस कर सकते हो, 3 साल के बाद नहीं। अब 3 साल के बाद पता चला केस करने चले आए, आज कुछ कांड किया, 10 साल बाद केस करने चले आए, 10 साल बाद कोर्ट कोर्ट को बोलते हो कि सर केस करना है, कोर्ट बोलता है बेटा लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है 3 साल से बाद केस नहीं कर सकते आप।
तो तुम डिफेंस ले रहे हो कि सर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड, केस करूंगा क्योंकि कोई भी ऐसी चीज मुझे केस करने से नहीं रोक सकती। तो जज क्या बोलेगा, बेटा लिमिटेशन एक्ट में 2 एक्सेप्शन दिए हुए हैं, एक्सेप्शन में लिखा है 3 साल के बाद केस नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे जजेस के पास ऑटोनॉमी होती है, जजेस की ऑटोनॉमी होती है कि वो इस 3 साल को बढ़ा भी सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा जज कैसा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। इसके बाद देखो, लिखो वेजरिंग अग्रीमेंट्स। वेजरिंग अग्रीमेंट्स, वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं? लिखो अग्रीमेंट्स, अग्रीमेंट्स लिखो लिखो, agreements by way of wager, agreements by way of wager are void and no suit, and no suit, suit मतलब case, and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager। एग्जाम्पल समझो, मतलब जब भी कोई ऐसा केस होगा जिसमें कंटिजेंसी होगी कि ये हुआ तो वो होगा, ये हुआ तो पैसे दूंगा, वो हुआ तो पैसे लूंगा, वो कैसे होंगे? वॉइड होंगे। वो कैसे होंगे? वॉइड होंगे। मतलब कार रेसिंग हो रही थी, मैंने बोला कि ये वाली कार जीतेगी तो मैं तुझे 10 रुपए दूंगा, वो वाली कार जीतेगी तो तू मुझे 10 रुपए देगा। अब क्या यहाँ पे हमारी स्किल इन्वॉल्व थी? क्या हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे? नहीं सर। तो कल को मैं इसको 10 रुपए देने से मना कर दूं तो ये मुझ पे केस कर सकता है? नो सर। क्यों सर? सर वेजरिंग अग्रीमेंट्स कैसे होते हैं? वॉइड होते हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट्स कैसे होते हैं? वॉइड होते हैं सर। वेजरिंग अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। मतलब इसको ऐसे समझ लो, कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जहाँ पे शर्त लगी हो वो क्या होगा? वॉइड। अब यहाँ पे एक्सेप्शन लेकिन समझने वाला है। मैं और मेरा फ्रेंड शर्त लगाते हैं कि विराट कोहली ने 6 मारा तो तू मुझे 500 देगा, विराट कोहली ने 6 नहीं मारा तो मैं तुझे 500 दूंगा। तो अब हम विराट कोहली की जगह हैं कि हम तो सिर्फ सट्टा खेल रहे हैं प्योर। विराट कोहली ने 6 नहीं मारा, विराट कोहली ने 6 नहीं मारा तो वो मुझे पैसे देगा। कल को वो मना कर देते तो मैं से कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि क्या था, ये एक वेजरिंग अग्रीमेंट था। बट यही शर्त मान लो मेरी विराट कोहली से लग गई कि विराट कोहली अगर तूने इस बॉल पे 6 मार दिया तो मैं तुझे 500 रुपये दूंगा, और विराट कोहली अगर तू इस बॉल पे 6 नहीं मार पाया तो तू मुझे 500 रुपये देगा। विराट कोहली ने 6 मार दिया, मुझे विराट कोहली को पैसे देने पड़ेंगे, मैं देने से मना करता हूँ तो विराट कोहली केस कर देगा। क्यों? ये कोई शर्त नहीं थी, ये विराट कोहली के स्किल पे डिपेंड कर रहा था। जब दोनों जिनके भी शर्त लगी हो और शर्त में एक पर्सन की स्किल इन्वॉल्व हो तो वो शर्त कहाँ हो गई? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल समझो। मैं तुमको बहुत सारी वो देता हूँ, वेट देता हूँ। मान ले मैंने तुमको बोला 50 किलो वेट 10th फ्लोर तक अगर तुमने आधे घंटे में चढ़ा दिया तो 5,000 तेरे, और आधे घंटे में 500 किलो वेट ही 50 किलो वेट तुम ऊपर नहीं चढ़ा पाए तो 500 रुपये 5,000 रुपये तुम मुझे दोगे। तुमने वो वेट चढ़ा दिया तो ये तो तुम्हारी स्किल थी ना, तो मुझे तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तुम वेट नहीं चढ़ा पाए तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट था वो कैसा था? तुम्हारी स्किल पे डिपेंड कर रहा था। वेजरिंग अग्रीमेंट्स वो होते हैं जिसमें स्किल पे डिपेंड नहीं हो रहे होते। समझ में आ रहा है? ये वेजरिंग नहीं है, यहाँ पे स्किल इन्वॉल्व है। जहाँ पे भी स्किल इन्वॉल्व होगी वहाँ पे वो वैलिड एग्रीमेंट हो जाएगा। पर जहाँ पे शर्त लगाने वाले लोगों की स्किल इन्वॉल्व नहीं होगी वो क्या बन जाएगा? वेजरिंग अग्रीमेंट। अब लिखो द प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल, द प्रॉमिस must be conditional on an event happening or not happening. The event must be uncertain one.
If one of the parties has the event in his own hands, the transaction is not a wager. Example, Virat Kohli case. Each party must stand to win or lose under the term of agreement. An agreement is not a wager if one party only win and cannot lose, or if he may lose but cannot win, or if he can neither win or lose. कहानी समझने का मतलब नहीं है, जो मैंने एक्सप्लेन किया समझ जाना. स्किल इन्वॉल्व है, अगर जिनके बीच में शर्त लग रही है उन्हीं में से किसी एक पर्सन की, तो वो वैलिड अग्रीमेंट है. और जब दोनों शर्त लगाने वालों की कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, विराट कोहली छक्का मार रहा है, मैं और मेरे दोस्त शर्त लगा रहे हैं, कैसा है, वेजर अग्रीमेंट है. वेजर अग्रीमेंट वैलिड नहीं होता, कल को वो पैसे देने से मना कर देगा, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता. लिख लो आखिरी, वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड फ्रॉम बिगनिंग. वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड फ्रॉम बिगनिंग. समझ लो, मतलब केस वन केस टू, अगर दो लोग किसी तीसरे की स्किल पे बैटिंग कर रहे हैं तो वो वेजर है, वॉइड है. दो लोग मिलके आपस में ही अपनी स्किल पे शर्त लगा रहे हैं तो वो वैलिड है. इसके बाद लिखो, वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर नथिंग बट ऑर्डिनरी बेटिंग अग्रीमेंट्स. वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर नथिंग बट ऑर्डिनरी बेटिंग अग्रीमेंट्स. इसके बाद लिखो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. इसके बाद लिखो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. देखो, those agreements which those agreements which look like wager, those agreements which look like wager by nature, but these are business transactions, but these are business transactions. These are not wager. These are not wager. इसमें एग्जाम्पल लिखो, पहला लॉटरी केस. इसको लिख लो वॉइड एंड इलीगल. इंडिया में लॉटरी इज वॉइड एंड इलीगल. इसके बाद देखो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. लिखो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, अलाउड है इंडिया में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. शेयर मार्केट लिखो. इसके बाद शेयर मार्केट भी क्या है, स्किल है, वैलिड, वैलिड एग्रीमेंट्स. अब इसके बाद एक केस आता है हॉर्स रेसिंग का. हॉर्स रेसिंग, इसमें दो चीजें याद रखो. अगर हॉर्स रेसिंग में किसी घोड़े पे पैसे लग रहे हैं, तुम घोड़े पे पैसा लगा रहे हो, तो वो वॉइड होगा. पर हॉर्स रेसिंग में तुम जाते हो, हॉर्स रेसिंग कंपनी के ओनर को पैसा देते हो, कहते हो कि जो भी हॉर्स विनर होगा, जो भी हॉर्स विनर होगा उसको ये मेरी तरफ से 5 लाख का चेक, ये वैलिड होगा. जो भी हॉर्स विनर होगा उसको 5 लाख का मेरी तरफ से चेक, ये वैलिड होगा. तुम हॉर्स रेसिंग में शर्त लगाते हो, ये वॉइड होगा. इसके बाद एक केस और लिख लो, सुडोकू केस. इसके बाद एक केस लिख लो, सुडोकू केस.
अब सुडोकू केस क्या है, इसमें दो सिनेरियो आते हैं। इसमें अगर तुम्हारे पास सोल्यूशन पहले से अवेलेबल था और तुम दो लोगों के बीच में शर्त लगा रहे थे तो ये वॉइड है। पर तुम्हारे पास सोल्यूशन अवेलेबल नहीं था और दोनों के बीच में शर्त लगी हुई थी तो ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी आ जाएगी, स्किल की। इसके बाद एग्जाम, एक और केस लिखो, स्पोर्टिंग इवेंट। ये सब पे क्वेश्चन बनते हैं। स्पोर्टिंग इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट में लिख लो, इट इज वैलिड बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन स्किल। अरे भाई स्पोर्ट्स में जीतोगे तो स्किल पे डिपेंड करेगा ना। यार रिवीजन तेज कराना था इसलिए 1.5 घंटे में ख़त्म करा दिया। और बाकी फाउंडेशन कोर्सेज में ये सब चीज़ें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में कराई गई हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज लिए थे उनकी लगभग लगभग 90-95% एक्यूरेसी बनती है कॉन्ट्रैक्ट्स में। और 1.5 घंटे के हिसाब से, क्विक रिवीजन के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बना दूंगा, अब कल एग्जाम है तो फिर क्या ही देखोगे। रिवीजन के हिसाब से वीडियो बनाई है। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम अच्छा करके आओ कल। और होपफुली सब अच्छे एनएलयूज जाएंगे। जो लोग ड्रॉप करेंगे उनको डिटेलिंग में चीज़ें पढ़नी होंगी तो हमारे कोर्सेज अवेल कर लें। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और सून वी वुड बी लॉन्चिंग अ वेबसाइट। बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोर्सेज वुड बी अवेलेबल। यही सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। जल्दी से 1.5 घंटे का वीडियो है, 2x पे 45 मिनट्स में देख के ख़त्म करो। और अगर किसी और चीज़ पे कोई वीडियो चाहिए, किसी भी जीके लीगल टॉपिक पे, तो लेट मी नो, शाम तक मैं ट्राई करूँगा इस पे वीडियो एक तुमको अवेलेबल करा दूँ। चलो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, है ना, बाय।